So the last two enthalpies, चलिए देखते हैं एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन का अगला जो है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हम जानते हैं सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन सॉल्यूट अनदर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब अपन मिलाते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है। वो सॉल्वेंट यूजुअली हम पानी लेते हैं, यू कैन टेक एनी अदर सॉल्वेंट। आप जब उसको घोलते हो तो इट इन्वॉल्व सर्टन एंथैल्पी चेंज। हम उसी एंथैल्पी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट यानी कि सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट विच इज यूजुअली वाटर। यूजुअली हम पानी लेते हैं। सो दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी हीट चेंज। देखो एक सिंपल सी चीज समझनी है। आपने एक बीकर में कोई सॉल्यूट ले लिया, ठीक है, 1 मोल, कोई भी सॉल्यूट ले लिया 1 मोल। आपने उसमें पानी डाला। अब पानी डालोगे तो क्या होगा, सपोज मान लीजिए आपने ग्लूकोज लिया तो वो पानी में घुलना चालू होगा। कोई भी चीज पानी में घुलती कैसे है, पानी उसको चारों तरफ से घेर लेता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। सॉल्वेंट चारों तरफ से उसको घेर ले, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। जब सॉल्वेशन होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होते हैं एंड दैट इन्वॉल्व्स एंथैल्पी चेंज। ठीक है, जब तक एक एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट का पूरी तरह से सॉल्वेटेड नहीं हो जाता है तब तक सॉल्वेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, और जब तक सॉल्वेशन की प्रोसेस चलती रहेगी तब तक एंथैल्पी चेंज लगातार उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको दिखता रहेगा। इसलिए यहां पर ऐसा लिखा है सो दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी हीट चेंज, यानी आपको उसे तब तक पानी डालते रहना है जब तक कि सॉल्यूट पूरी तरह, सिंपल वर्ड में बात करूं तो सॉल्यूट पूरी तरह से पानी में घुल न जाए या सॉल्वेंट में घुल न जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाएगा तो कंप्लीट सॉल्वेशन इज टेकन प्लेस, द सॉल्यूशन इज फॉर्म। उसके बाद में कोई एंथैल्पी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट which is usually water, so that further dilution does not involve any heat change। ठीक है, अब इसमें और जो अपन ने इससे पहले हाइड्रेशन पढ़ा था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज, दो बड़े चेंजेस इनफैक्ट मैं कहूंगा। पहला, किसी भी सॉल्यूट को आप पानी में डालते हैं, इफ यू रिमेंबर हाइड्रेशन के समय मैंने आपको कहा था वाटर शुड बी इन स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड मोल्स ऑफ वाटर आर टेकन। जैसे कॉपर सल्फेट के लिए 5 मोल H2O चाहिए, बेरियम क्लोराइड के लिए 2 ही मोल H2O चाहिए, वो स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। यहां पर हम क्या कहते हैं, इट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। सो मान लीजिए हम वाटर में रिएक्शंस की बात करें तो सॉल्वेंट एक्सेस में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फर्क, हाइड्रेशन के दौरान जब आप पानी मिलाते हो तो वो स्पेसिफाइड अमाउंट में होता है और फिजिकल स्टेट अनचेंज्ड रहती है। सो फिजिकल स्टेट यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर एक्वस है। एक और बात, जब अपन हाइड्रेशन की बात करते हैं तो पानी उस पर जुड़ता है, सो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है और इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। सो द प्रोसेस वाज एक्सोथर्मिक। यहाँ पर देखो कुछ का पॉजिटिव है, कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्वेशन या सॉल्यूशन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है। 5H2O हाइड्रेटेड फॉर्म जो है कॉपर सल्फेट का उसका पॉजिटिव होता है, यानी कि एंडोथर्मिक है। NaOH एसिड बेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हैं उनको आप पानी में घोलते हो तो इनका जो हाइड्रेशन होता है वो नेगेटिव होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। आप पानी में जब कोई चीज को घोलते हो तो उसके घुलने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है। देयरफॉर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन एंड एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन की जब अपन बात करते हैं तो एसिड और बेस बहुत कॉमन एग्जांपल हैं, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हम जनरली लेते हैं। इनफैक्ट एसिड्स और बेसेस के अंदर जब आप इनको पानी में घोलते हो तो दे आर अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, सिंपल प्रैक्टिकली कैसे जज करेंगे, आपने किसी चीज को टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें पानी डाला और घोला, अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है तो समझ लीजिए दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी, एक्सोथर्मिक। और अगर टेस्ट ट्यूब के टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आता है, दैट इज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और वो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है। यूजुअली जो सॉल्ट्स होते हैं, यूजुअली सॉल्ट्स का जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है,
कि कोई एक्सोथर्मिक है और कोई एंडोथर्मिक है, उसके लिए हमें प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन समझना पड़ेगा। कोई चीज को जब आप पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में घोलते हो तो उसमें क्या होता है, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं NaCl का। सॉलिड सोडियम क्लोराइड आपने थोड़ा लिया और पानी में घोल दिया, सबसे पहली चीज क्या होगी, वो सोडियम क्लोराइड ब्रेक होकर आयंस में बदलेगा। समझ में आई बात। तो आप जानते हो कोई भी आयनिक कंपाउंड की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर होती है लैटिस, लैटिस होता है एक। तो आप NaCl के आयंस को जब फ्री करना चाह रहे हो तो उस लैटिस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। इसे कई बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक्चुअली आयंस में बदल रहा है। So lattice enthalpy is also known as ionization enthalpy because in this case by breaking the lattice we are converting NaCl into its constituent ions Na plus and Cl minus, ठीक है। तो पहली एनर्जी जो इन्वॉल्व है वो लैटिस एंथैल्पी है। अच्छा, लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी लग रही है, इसलिए ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब Na प्लस और Cl माइनस जैसे ही पानी में जाएंगे तो इन्हें घोलने के लिए पानी इसको इसके चारों तरफ से घेरा बनाएगा, यानी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन, और पानी के केस में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, ठीक है। अब देखो ये Na प्लस है, ये जो लाल कलर से मैंने बनाए हुए हैं दोनों केस में, ये है वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल पोलर होता है जिसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, ये एक्चुअली उसी वाटर के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं। अब आप इसको, ये ऑब्वियस सी बात है, वाटर जैसे ही Na प्लस आएगा तो वाटर विल गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड वो उसको चारों तरफ से घेर लेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सोडियम आयन एंड द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर। और यहाँ पर अट्रैक्शन होगा बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑफ क्लोराइड आयन एंड द पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये दोनों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज Na प्लस इन एक्वस फॉर्म, यानी ये अब पानी से घिर चुका है, हाइड्रेट हो चुका है, इसलिए इसे आप एक्वस कहते हैं। और ये भी होता है Cl माइनस एक्वस। तो जैसे ही ये सोडियम और क्लोराइड बनते हैं वैसे ही पानी इनको चारों तरफ से घिर कर Na प्लस और Cl माइनस एक्वस में बदल देता है। यहाँ पर हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। सोडियम और क्लोराइड जब फ्री स्टेट में होते हैं, यानी कि हाइड्रेशन नहीं हुआ था, उस वक्त वो अनस्टेबल होते हैं। ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज इसको चारों तरफ से घिर रहा है, दैट इज एक्चुअली चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। दिस मेक्स दीज आयंस स्टेबल, और स्टेबल होने का मतलब हुआ सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई, सो दिस इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी सॉल्यूशन के बनने में दो तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। एक होती है लैटिस एंथैल्पी विच में ऑल्सो भी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज लैटिस टूटता है तो सोडियम क्लोराइड आयंस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये लैटिस एंथैल्पी को ही आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं। सो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि लैटिस को तोड़ना है और तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है। और सॉल्वेशन करते हैं यानी कि हाइड्रेशन जब करते हैं तो सॉल्वेंट चारों तरफ से पानी को घेर लेता है, ठीक है। पानी चारों तरफ से आयंस को घेर लेता है और दैट इज अकम्पनीड बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ द आयंस एंड हेंस इट रिलीजेस एनर्जी। अब सॉल्यूशन की एंथैल्पी दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक लैटिस एंथैल्पी पे, दूसरी सॉल्वेशन एंथैल्पी पे। एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सोथर्मिक यानी कि नेगेटिव कब और पॉजिटिव कब। तो सिंपल सी चीज है, इनमें से कौन ज्यादा है विल डिसाइड वेदर द डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो आप जो दे रहे हो वो ज्यादा है, और जो सॉल्वेशन एंथैल्पी यानी कि जो निकल रही है वो कम है, इसलिए ओवरऑल प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन का एंडोथर्मिक होगा। और ऐसे केस में डेल्टा एच की ओवरऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम, पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आएगा। और लैटिस एंथैल्पी कम हो और सॉल्वेशन एंथैल्पी ज्यादा हो तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है एंड डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में जो एग्जांपल्स हमने लिए दीज आर सॉल्ट्स। और जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सॉल्ट्स के अंदर देर इज वेरी हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। सॉल्ट्स की आयनिक कंपाउंड्स इन जनरल, आयनिक कंपाउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव वेरी हाई लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई होती है, तो सॉल्ट्स में इन जनरल ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है और ये कंपैरेटिवली छोटी होती है, और इसलिए ओवरऑल
प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दो तीन चीजें खास ध्यान रखने वाली हैं, जिस भी चीज को आप घोलोगे वो सॉलिड में है तो एक्वस में बदल जाएगा, पानी आपको एक्सेस में लेना है, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एंथैल्पी कैसी कौन सी ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है कि सॉल्वेशन एंथैल्पी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के समय इन्वॉल्व एंथैल्पी चेंज, आपको तब तक पानी डालना है जब तक एंथैल्पी चेंज में बदलाव आना बंद हो जाए, सो दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी हीट चेंज। ऐसा कब होगा? जब सारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल चुका हो, उसके बाद आप पानी डालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वन लास्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अपन रेजोनेंस पढ़ते हैं तो रेजोनेंस इज अ फेनोमिना in which electrons are transferred from one site to another, one carbon to another, one position to another, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की प्रोसेस जो है ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है। आप बेंजीन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप पढ़ेंगे कि बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसका रीजन है कि उसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस एक्चुअली स्टेबलाइजेज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो स्टेबलाइजेशन होता है दिस इज ऑफ कोर्स अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। तो रेजोनेंस एक एक्सोथर्म, रेजोनेंस एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज एक्सोथर्मिक। अब रेजोनेंस में आप एक और चीज पढ़ेंगे कि जब अपन रेजोनेंस की बात करते हैं तो देर आर मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, दैट इज गवर्न्ड बाय मेनी रूल्स जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और एक फॉर्म होता है जो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलाकर बनाया जाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के अंदर हम बॉन्ड को इन 3 पोजीशन पे रख सकते हैं और ऑल्टरनेट 3 पोजीशन पे भी रख सकते हैं। तो ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको मिलाकर आपको एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड मिलता है। तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे स्टेबल है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, देखो इसको अपन हाइड्रोजिनेशन की मदद से कैसे समझ सकते हैं। हाइड्रोजनेशन की मदद से मान लो हम ये एक ले रहे हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, इसमें हाइड्रोजिनेट करेंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, मान लो इसकी एनर्जी -x है। अब मैं आपको उसी तरह ये बेंजीन दे दूं जिसके अंदर 3 इस तरह के बॉन्ड हैं, तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड के लिए अगर एक हाइड्रोजन लग रहा है तो आपको लगेगा 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन लगने चाहिए, तो एनर्जी इन्वॉल्व भी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बेंजीन के हाइड्रोजिनेशन की ये एनर्जी हमने निकाली थियोरेटिकली। ठीक है, ये जो वैल्यू हम निकालते हैं थियोरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझिए, जब अपन सेम चीज, ये जो ब्लू में मैंने लिखा है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंटल डेटा कह सकते हो आप इसको। तो ये जो ब्लू में मैंने लिखा है, हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं बेंजीन का एक्सपेरिमेंटली और वहां से निकाल रहे हैं कि कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई। तो वी फाइंड दैट द एनर्जी रिलीज्ड इज -y एंड दैट -y इज नॉट इक्वल टू 3x। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अपन ने थियोरेटिकली बोला कि एक बॉन्ड की x तो 3 बॉन्ड की कितनी, तो आप बोलोगे 3x। ठीक है ना, 3x एनर्जी रिलीज होनी चाहिए यानी -3x एंथैल्पी चेंज होना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो तो यू डोंट गेट दैट सेम वैल्यू। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम रेजोनेंस जो इन्वॉल्व है बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो रेजोनेंस फेनोमिना इन्वॉल्व है, उस फेनोमिना को हमने बेंजीन के केस में थियोरेटिकली निकालते समय नजरअंदाज कर दिया, बट प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो बेंजीन में तो रेजोनेंस हो ही रहा है, तो उसको आप चाह के भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो यू गेट दैट डिफरेंस। और इन्हीं दोनों वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम रेजोनेंस एंथैल्पी कहते हैं। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट दैट, just find the difference of these two, and of course remember
कि ये जो वैल्यू होती है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो इसके डेल्टा एच रेजोनेंस एंथैल्पी जब भी आपको पूछी जाएगी तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑल द 10 टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। जितना भी अपन ने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो। आपका चैप्टर यहाँ पर थियोरेटिकली खत्म हो चुका है। अब अपन न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगले कुछ सेशंस के अंदर देखेंगे। आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कीजिए। थर्मोडायनेमिक्स आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स की थियोरेटिकल पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, केवल न्यूमेरिकल पार्ट बचा है, ऑफ विच वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द हीट, ये न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड व्हेन 0.3 mole of HCl is completely neutralized by 0.3 mole of NaOH. Now, न्यूट्रलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, जब मैं थियरी पढ़ा रहा था तब भी आपको बोला था कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व होती है, इस बात का पता आपको लगाना है अगर, तो सबसे पहले उस रिएक्शन में वाटर के कितने मोल बन रहे हैं वो निकालिए। एंड द प्रोसेस बिकम्स वेरी सिंपल। Moles of water produced multiply by enthalpy of neutralization would directly give you the value of heat released. और enthalpy of neutralization की वैल्यू किलो जूल में मैं आपको बोल ही चुका हूँ 57.1, और किलो कैलोरीज में -13.7, दोनों माइनस में ही होते हैं, -13.7 किलो कैलोरीज एंड -57.1 किलो जूल। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस में पूछा है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। HCl में से एक H+ निकलता है, तो जितना HCl है उतने ही H+ होंगे, तो 0.3 मोल H+ के हैं। उसी तरह से NaOH के भी 0.3 मोल ही है। आपने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा है, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल मिलके इसका 1 मोल बनाता है, तो इसके 0.3 मोल और इसके 0.3 मोल मिलके इसके भी 0.3 मोल बनाएंगे। शुरू में ये 0 था, रिएक्शन कंप्लीट होगी, 0.3 मोल बनेंगे। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि हीट रिलीज आपको किलो कैलोरीज में निकालनी है, तो वेरी ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी मोल वाटर के आए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करेंगे एंड द यूनिट्स विल बी इन किलो कैलोरीज। सो 0.3 into -13.7 gives you -4.11 किलो कैलोरीज। दैट इज द आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इक्वेशन लिखिए बड़े आराम से, और इक्वेशन लिखकर मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस निकाल लीजिए। इसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट का स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट यूज आएगा, सो बी केयरफुल इन दैट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 100 ml 0.1 मोलर H2SO4, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 एंड NaOH, मतलब दोनों 100 ml 0.1 मोलर हैं, आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है आपको। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। मोलर H2SO4 into 2 plus 2 NaOH gives you Na2SO4 plus 2H2O. This is the balanced equation. अच्छा, ये 0.01 क्या है, तो ये दोनों के गिवन मोल्स हैं। कैसे पता लगा ये मोल्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने मोल कॉन्सेप्ट में शायद ये पढ़ा होगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर जो है ये मोल्स होते हैं। सो चेक दी मोलैरिटी, दैट इज 0.1, और वॉल्यूम इन लीटर 0.1, तो 0.1 into 0.1 इज 0.01, दोनों इक्वल है तो दोनों 0.01 हो जाएंगे। अब आपको इन दोनों में से, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री अलग है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री सेम थी और अमाउंट भी सेम था, तो उस वजह से बोथ ऑफ देम वर इक्वली रिएक्टिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन के एंड पर बचेगा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास में स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, और आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कीजिए, तो यहाँ होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2। जो वैल्यू कम आए, रेशो, ये जो रेशो हमने निकाला है गिवन मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, ये रेशो जिसका भी कम आएगा वो लिमिटिंग है। सो ये है 0.01 by 1, ये है 0.01 by 2, तो ऑब्वियसली NaOH इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि NaOH इज गोइंग टू डिसाइड हाउ मच वाटर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो अब आप इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री देखो, जितने मोल NaOH के जाते हैं उतने ही H2O के बनते हैं। तो NaOH के अगर 0.01 मोल जा रहे हैं
तो वाटर के भी 0.01 मोल बनेंगे, सिंपल सी चीज है. सो मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज 0.01. एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इनटू द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन द गिवन यूनिट्स. इसमें आपको यूनिट्स एज सच क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन हमने यहाँ किलो कैलोरी में निकाल दिया. बाई चांस अगर आपको किलो जूल में पूछते हैं, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, या क्वेश्चन देगा ही आपको कि कौन सी यूनिट में निकालना है. तो किलो जूल में यदि आपको निकालने को कहा जाता है तो -57.1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल गिव यू -0571 किलो जूल्स, और ये है 0.137 किलो कैलोरीज. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी न्यूट्रलाइजेशन से ही है. एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड के केस में क्या होता है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे. तो सिंपल सी चीज है, वीक एसिड और वीक बेस की जब अपन बात करते हैं तो उनके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू सेम नहीं होती जो हम स्ट्रॉन्ग के लिए लेते हैं, विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू -13.7 किलो कैलोरीज एंड -57.1 किलो जूल्स. ये वैल्यू सेम नहीं होती है. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आपको पूछा है यहाँ पर, और आपको याद होगा डिसोसिएशन के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था. न्यूट्रलाइजेशन वीक के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है उसके लिए कितना वैल्यू है माइनस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, मतलब बाय डिफॉल्ट इट इंडिकेट्स एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विच इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के लिए ये वैल्यू न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक आपको दे रखी. देखो एसिटिक एसिड का NaOH के साथ अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -55.1 है, सो इट इज लेस 55 -55.1 माइनस ऑफ -57.1, सो दैट विल गिव यू 2 किलो जूल्स. ठीक है, तो ये हो गया अबाउट एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है वीक का और डिसोसिएशन पूछा है, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. दिस इज अ वेरी फेमस कांस्टेंट वैल्यू -57.1 किलो जूल्स. ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोलर HCl एंड H2SO4, दोनों 1 मोलर हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, 1 मोलर H2SO4 एंड 1 मोलर H2SO4 आर सेपरेटली न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH. दो बीकर हैं, एक में आपने HCl लिया है, दूसरे में आपने H2SO4 लिया है. ठीक है, और उन दोनों को हम सेपरेटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. दोनों 1 मोलर हैं, यानी दोनों 1 मोल पर लीटर हैं. अब 1 मोल अगर आप HCl ले रहे हो तो आपके पास में 1 मोल ही H+ होगा, लेकिन जब आप 1 मोल H2SO4 लोगे तो सॉल्यूशन में जो H+ के मोल होंगे वो ऑब्वियसली 2 मोल होंगे, क्योंकि डबल H+ मिलेगा. H2SO4 जो है डिसोसिएट होकर आपको 2H+ देता है. यहाँ से अगर अपन इसको डिसोसिएट करें तो ये 2H+ देता है. ठीक है, तो NaOH जब H+ को न्यूट्रलाइज करेगा तो एक ही मोल न्यूट्रलाइज करना है, और जब आप NaOH की मदद से H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उस वक्त आपको 2 मोल को न्यूट्रलाइज करना है. तो ऑब्वियसली हीट रिलीज्ड शुड बी मोर इन द सेकंड केस, दैट इज H2SO4. अब वो पूछ रहा है हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इज X एंड Y, देन ऑब्वियसली Y अगर रेस्पेक्टिवली की बात करें तो H2SO4 का है, तो Y की वैल्यू जो है X की तुलना में डबल होनी चाहिए. दैट शुड बी द आंसर. ठीक है, क्योंकि H2SO4 जो है, ठीक है, एक्चुअली हमें 2H+ दे रहा है, तो ये 2 वाटर बनाएंगे, और HCl जो है ये हमें एक ही H+ दे रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक ही वाटर बनेगा. सिंपल सी चीज है. जितना भी आप अमाउंट ले रहे हैं उसकी तुलना में सल्फ्यूरिक एसिड में आपको डबल वाटर मिलेगा. डबल वाटर मतलब डबल हीट. मैंने आपको बोला था हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस निकालना हो तो वाटर निकालिए. वाटर जहां ज्यादा वहां पर हीट ज्यादा. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव करके आपको मैं वापस रीफ्रेम करके देता हूँ. बाकी फर्स्ट सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है. इफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग देयर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की जगह अगर मैं आपको बोलूं इफ द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, फॉर दीज आर X एंड Y, देन, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वर्ड जैसे ही आ जाता है तो मैंने आपको बोला था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जब अपन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम 1 मोल वाटर के प्रोड्यूस होने पर कितनी हीट निकली वो देखते हैं. तो Y की डबल है 2 मोल वाटर के लिए, तो 1 मोल के लिए वो हाफ हो जाएगी, यानी X और Y की वैल्यू सेम हो जाएगी. सो अगर क्वेश्चन आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है तो विदाउट एनी डाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली सेम आएगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये एक फिक्स वैल्यू होती है. चलिए, ये तो हो गए न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस. अगले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बॉन्ड डिसोसिएशन पे कराऊं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन of hydrogen, chlorine and HCl are given. Find the enthalpy of formation of HCl.
फॉर्मेशन ऑफ HCl। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स यू HCl। आपको याद दिला दूं, फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज फॉर्म्ड from its constituent elements present in their natural or free state. So hydrogen in gaseous state and chlorine in gaseous state are the free states of hydrogen and chlorine। और यहां से अगर मैं आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे देता हूं तीनों की, तो आपको याद होगा मैं जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पढ़ा रहा था तो मैंने वहां आपको कहा था कि अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी आपको पूछी जा रही हो और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हो, तो फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हाफ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू देखिए 104 है, प्लस हाफ ऑफ क्लोरीन की वैल्यू 58 है, माइनस 103। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52 और इसको करेंगे तो ये आएगा 29। 52 और 29 जो है ये होता है 81, माइनस 103 करेंगे तो माइनस 22 किलो कैलोरीज विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 4 पे ही होंगे, फॉर्मूले भी उसी में है, एक फॉर्मेशन, दूसरा कंबशन, तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और जो चौथा न्यूट्रलाइजेशन हमने अभी कर लिया। ठीक है, चलिए अगला आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नाउ हाइड्रोजिनेशन एज अ वर्ड यहां पर आया है तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजिनेशन क्या होता है ऑफ इथीन। हमने कहा था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजिनेटेड such that it gets converted into a completely saturated compound। तो completely saturated compound में बदल जाए ऐसा आपको हाइड्रोजिनेट करना है। तो इसमें C2H4 में एक H2 डालेंगे तो C2H6 बन जाता है। ये हमने इक्वेशन एग्जांपल्स में भी लिखी थी जब अपन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछ रहे थे, और आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डेटा दिया है। कोई भी इक्वेशन हो, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हो तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बॉन्ड एंथैल्पीज दी हैं। यहाँ पर तो जैसे आपको इंडिविजुअल एक ही बॉन्ड थे इसलिए सिंपली डायरेक्ट मॉलिक्यूल दे दिए थे। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो C2H4 के अंदर CH बॉन्ड भी होंगे और C डबल बॉन्ड C बॉन्ड भी होगा। वो देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है इथीन, ठीक है ना। उसमें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर HH सिंगल बॉन्ड होता है और वो रहा इथेन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। आपको C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, फर्स्ट जो रिएक्टेंट है उसमें C डबल बॉन्ड C है, फिर CH दिया हुआ है जो फर्स्ट इक्वेशन में भी है, ठीक है। सेकंड रिएक्टेंट के अंदर HH है, ठीक है, और प्रोडक्ट में आपके पास में C सिंगल बॉन्ड C और CH है। तो सारे बॉन्ड्स का डेटा आपको दे दिया है। मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है वो बॉन्ड के फॉर्म में क्यों लिखी है, क्योंकि इन्हीं बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं C2H4 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, तो आप कहोगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी प्लस 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी। देखो ये वही लिखा है मैंने, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 140, डबल बॉन्ड की एनर्जी 147 है, ये रही, प्लस 4 CH बॉन्ड है, ये CH रहा, सो 4 × 99, ये तो हो गए C2H4। प्लस हाइड्रोजन की बात करें तो 104, ये रहा। ये हमारे सारे रिएक्टेंट हो गए, माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास है अल्केन, इथेन। इथेन में एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सो 83 लिखा है, देखिए उसकी जगह पर, और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो 6 × 99 लिख दिया है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये 499 है और ये -699 है, तो इनको कैंसिल करोगे, इनको अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा -2 × 99, क्योंकि 4 × 99 -6 × 99 विल बी -2 × 99। 147 और 104 को जोड़िए, ये आएगा 151, ठीक है, सॉरी 251, ठीक है। अब ये जो है ये है
198 और यहाँ पर 83 और ले लिया, तो ये बन जाएगा -281। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -30 किलो कैलोरीज। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉन्ड डिसोसिएशन। मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक इसी तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके सामने, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। दिस इज द प्योर एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सब में हेस लॉ लगाया जा सकता है, लेकिन हेस लॉ का यूज तभी कीजिए जब आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं हो, यानी इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एनी फॉर्मूला, उसी केस में आप हेस लॉ का यूज करेंगे। जैसा इस क्वेश्चन में है, आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डेटा सब अलग अलग है। देखो, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होना चाहिए, या तो सारे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिए हो, या सारे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए हो, या सारे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिए हो, या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कोई क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला लगता है। अदरवाइज हेस लॉ विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए, इस क्वेश्चन को अपन हेस लॉ से ही सॉल्व कर रहे हैं और देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड फ्रॉम मीथेन। अब आप समझें, मीथेन में 4 CH बॉन्ड होते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, H H H H। यस, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो। तो आपको यहां से इस CH बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है, क्लियर। और ये निकालनी किस किस से है, तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, इसकी मदद से आपको ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यूज आपको किलो जूल पर मोल में दे रखी है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि CH बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है। तो CH बॉन्ड के लिए तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ही डिफाइन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मीथेन या ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक जैसे एक से ज्यादा टाइप बॉन्ड्स होते हैं, एक टाइप के एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां पर हम एवरेज कंसीडर करते हैं। इफ यू रिमेंबर, थियरी पढ़ाते समय वाटर का एग्जांपल मैंने लिया था, फिर वाटर के बाद मैंने आपको बोला था अमोनिया में भी ऐसा ही होगा, तीनों बॉन्ड की एनर्जी को जोड़ के डिवाइड बाय 3 करो, और मीथेन के केस में चारों बॉन्ड की एनर्जी को निकाल के डिवाइड बाय 4 करो। और बाद में हमने लेटर ये भी पढ़ा कि चारों बॉन्ड, मीथेन के केस में चारों बॉन्ड की एनर्जी मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, क्योंकि चारों बॉन्ड टूटेंगे तो एटम बन जाएंगे। तो हमें एक्चुअली वही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। देखो, CH4 गैस gives you C gas plus 4H gas. Be very specific about the definitions we have written. क्योंकि मीथेन के केस में हमने लिखा था, या किसी भी केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए हमने लिखा था, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all the bonds present in 1 mole of a given molecule, to break all the bonds present in 1 mole of a given molecule, ठीक है। तो उस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी को और कन्वर्ट करना है उसे हमें रेस्पेक्टिव गैसियस एटम्स के अंदर, तो एटम्स भी गैसियस होने चाहिए। तो आपको एक्चुअली ये इक्वेशन बनानी है। किससे बनानी है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया है, सब्लिमेशन ऑफ कार्बन दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज C सॉलिड। सॉलिड की जगह आप यहाँ ग्रेफाइट ले सकते हैं, ये ग्रेफाइट ही होगा, क्योंकि फॉर्मेशन के केस में मैंने आपको एक बात बोली थी कि एलिमेंट शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, जो फ्री स्टेट होता है उसके अंदर होना चाहिए। तो ग्रेफाइट प्लस 2H2 गिव्स यू CH4 गैस। इसका डेल्टा H आपको -74.8 दिया हुआ है। फिर आता है सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। आप सब जानते हैं सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना। तो कार्बन इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बन इन गैसियस स्टेट। हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये दोनों कार्बन एक ही हैं, ये ग्रेफाइट है तो ये भी ग्रेफाइट है, ठीक है। डेल्टा H 719.6 आपको दिया हुआ है। फिर आपको दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ये हाइड्रोजन की है। सो दिस वैल्यू इज फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इक्वेशन लिखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब उसे तोड़कर एटम्स में बदलना पड़ेगा, ये इक्वेशन बनेगी। सो डेल्टा H इज 435.4। अब आपको क्या समझना है, देखिए ये जो 3 इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन की मदद से आपको ये चौथी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एक एक करके
एक एक रिएक्टेंट और एक एक प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे। उसमें आपको दो बातें चेक करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हेस लॉ में ये सब जगह यही होता है। उसमें आपको दो बातें चेक करनी है। एक, जिस रिएक्टेंट की बात कर रहे हो वो हमने जो इक्वेशन लिखी है वहां और जो टारगेट इक्वेशन लिखी है वहां, उन दोनों जगहों पर एक डायरेक्शन में है कि नहीं है। यानी मीथेन अगर हमको लेफ्ट पे चाहिए तो हमने जो इक्वेशन लिखी क्या उसमें लेफ्ट पे है? इफ यस देन ओके, इफ नो देन टर्न द इक्वेशन, इक्वेशन की डायरेक्शन को बदलिए। जब आप इक्वेशन की डायरेक्शन को बदलेंगे तो मैंने आपको शुरू में लॉ बताए थे, लेबोजियर एंड लैप्लेस लॉ, कहा था डायरेक्शन बदलने पर साइन बदल जाता है। और दूसरी चीज आपको चेक करनी है ये कि कहीं मोल्स जितने रिक्वायर्ड हैं उतने हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे एक अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि वहां पर अपन मोल मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारी टारगेट इक्वेशन में मीथेन ढूंढिए। इसमें मीथेन कहाँ है? ये रहा। हमें कितना मोल चाहिए? 1। यहां कितना मोल है? 1। तो मोल में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमें कौन सी डायरेक्शन में चाहिए? रिएक्टेंट तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे। टारगेट इक्वेशन में कहां है? राइट हैंड साइड पे। तो आप इस इक्वेशन को कर देंगे उल्टा, यानी इसको उल्टा लिखोगे तो मीथेन विल कम टू द रिएक्टेंट साइड एंड these two will come to the product side। जैसे आप इसको उल्टा करोगे तो 74.8 जो है ये प्लस 74.8 हो जाएगा। पहली इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब आप आ जाइए प्रोडक्ट साइड। आपको चाहिए सी गैस, सेकंड इक्वेशन में सी गैस है, आपको चाहिए 1 मोल, 1 मोल ही है। आपको चाहिए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। एज इट इज 719.6, ये एज इट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस से 2H बन रहा है। टारगेट इक्वेशन हमें 4H चाहिए, यस। राइट हैंड पे चाहिए, राइट पे ही है, लेकिन 4H चाहिए, यहाँ 2H ही है। तो इसे 4H बनाने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसको भी 2 करेंगे। तो क्या चेंजेस हुए? पहली इक्वेशन का डायरेक्शन बदला तो माइनस बिकम्स प्लस। दूसरी इक्वेशन में कुछ नहीं करना पड़ा, एज इट इज। तीसरी इक्वेशन में डायरेक्शन नहीं बदली लेकिन मोल्स बदले, मोल्स को कर दिया डबल, तो ये हो गया 435.4 इंटू 2। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं what you get is 1665.2। This is the total energy required to break all the 4 bonds. This is enthalpy of atomization। ये निकाला है ना। तो एक मॉलिक्यूल के सभी, एक मोल मॉलिक्यूल के सभी बॉन्ड्स को तोड़कर उसे रेस्पेक्टिव गैसियस एटम्स में बदलने में जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सो ये जो वैल्यू आई है ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की है, लेकिन आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं पूछा है, आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH फ्रॉम मीथेन पूछा है। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। देखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन कितने? 4। सो दिस वैल्यू इज 416.3 किलोजूल। दिस इज हाउ you solve the questions related to thermodynamics and thermochemistry। खास तौर पर एनर्जेटिक्स के जो क्वेश्चंस किस तरह से अप्रोच किए जाते हैं उसका एक एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए और समझा। अब आप मॉड्यूल से क्वेश्चन कीजिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि हेस लॉ नहीं लगाना पड़े। फॉर्मूला अगर नहीं अप्लाई हो सकता हो तो आप फॉर्मूले की जगह पर हेस लॉ लगाएंगे। हेस लॉ आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कहीं भी यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर एनी क्वेश्चन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स अलग है, उसको छोड़कर फॉर्मेशन, कंबशन, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन, इसके क्वेश्चंस, एटोमाइजेशन, इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं तो हेस लॉ आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए क्योंकि वो एक लेंदी प्रोसीजर है, तो उसको नहीं करने में ही आपका फायदा है क्योंकि वहां पर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है हेस लॉ। हाँ, ऑफ कोर्स कोई ऑप्शन नहीं है तो हम डेफिनेटली उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो जाता है। सो वी फिनिश द एंटायर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री।
आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कीजिए, रेस के क्वेश्चंस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पक्का होता जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, और कोई भी डाउट्स है तो पूछिए। फाइन। Hello students, so we have finished with the theory of thermochemistry. Thermochemistry में हमको जितने भी लॉज पढ़ने थे, जो भी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन पढ़ना था, सारा हम पढ़ चुके हैं। Now let us start with the questions related to thermochemistry. So questions on thermochemistry, let us start with the first one. The enthalpy of formation of these compounds are given. Calculate enthalpy of the reaction, और रिएक्शन भी आपको दे रखी है। चलिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो और सभी रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था, अगर आपको किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है और वहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रखी है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू यदि दे रखी है तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला summation of enthalpies of all products minus reactants. यूज कीजिए फॉर्मूला डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब N2O और CO2। N2O की वैल्यू देखिए, थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है N2O की 81.1 यहां पे रख दी, प्लस रिएक्शन के हिसाब से 3 टाइम्स CO2 का सेकेंड वैल्यू है -393, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, माइनस ये है रिएक्टेंट में एक तो है N2O4 जो लास्ट वन है, दिस इज +10, ठीक है, प्लस 3 इंटू -110 CO का वैल्यू है, ये 3 टाइम्स करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो योर आंसर इज -777.9 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने आपको वहां पे भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो फॉर्मूला हमेशा उस चीज का लगेगा जो दिया है, और इक्वेशन हमेशा उस चीज की लिखी जाएगी जो पूछा है। ठीक है, इन जनरल हम इसी रूल को फॉलो करते हैं, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला देखें, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशंस में C2H4 CO2 और H2O के फॉर्मेशन दिए हुए हैं और आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। नाउ यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्वेश्चन में दोनों वर्ड दिए हैं, कंबशन भी दिया है, फॉर्मेशन भी दिया है, तो हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए यहां पर। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कुछ भी दिया हो, ठीक है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रूल एक ही है, क्वेश्चन में जो दिया है, जिस चीज की वैल्यूज दी है, ठीक है, सब एक जैसी हो, तो जिस चीज की वैल्यूज दी है, ठीक है, हमेशा आपको फॉर्मूला उसी का लगाना है। अब आप यहां देखिए, फॉर्मेशन ऑफ दीज आर गिवन, चारों का सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा। तो कंबशन का एंथैल्पी पूछा है तो वी विल राइट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन इक्वेशन। हम रिएक्शन लिखेंगे C2H4 के एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, C2H4 प्लस 3O2 gives you 2CO2 प्लस 2H2O। इक्वेशन लिखकर बैलेंस करेंगे। ये परफेक्ट थर्मोकेमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है, लिक्विड होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री मानते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेशन पूछा है, फॉर्मेशन दिया है, और इस रिएक्शन का आपको क्या पूछा है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, ठीक है। तो कंबशन ऑफ C2H4 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें निकालना है। इस इक्वेशन में आपको सभी का फॉर्मेशन दिया है, लेकिन इसका नहीं दिया। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था इसका डेल्टा HF नॉट का वैल्यू जो है वो 0 होता है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल और फ्री स्टेट, उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू 0 होता है। तो सीधे 2 इंटू CO2 प्लस 2 इंटू H2O माइनस C2H4, 2 इंटू CO2 का मतलब देखिए 394 यहाँ पर वैल्यू रख दी, ठीक है। H2O का मतलब 2 इंटू माइनस 286 माइनस 52 वैल्यू आपको दे रखी है C2H4 के कंबशन की, तो C2H4 के फॉर्मेशन की, सॉरी, तो यहाँ पर आपको 52 मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं सो यू शुड गेट द आंसर -1412 किलो जूल। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, ठीक है।
कंबशन दिया है, फॉर्मेशन पूछा है, तो जो दिया है कंबशन ऑफ ऑल दी वैल्यू ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज गिवन, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कंबशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर फॉर्मेशन की बात हो रही हो तो दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। सो ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है। सबसे पहले, क्या ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइलिन है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा हाइड्रोजिनेशन में हम कहते हैं कि जिस भी चीज का हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, लेकिन उसे हाइड्रोजिनेट करके जो प्रोडक्ट मिले वो कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड होना जरूरी होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये हाइड्रोजिनेशन नहीं है, इट इज सम जनरल रिएक्शन। ठीक है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 दिया है। अब आप समझे इस बात को। हमें एक वैल्यू ऐसी दे रखी है जो थोड़ी सी अजीब दिखने में है। क्यों है अजीब? क्योंकि इक्वेशन में तो कहीं वाटर है ही नहीं और हमें कंबशन फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है। अच्छा, दूसरी चीज जो यहां पर अनयूजुअल है अभी जो क्वेश्चन के उनकी तुलना में, कि यहां पर अगर आप देखो तो चारों का फॉर्मेशन दिया था, यहां आपको देखो तो तीनों का फॉर्मेशन दिया था, यहां आपको कंबशन 2 का दिया और फॉर्मेशन 1 का दिया है। ऐसे केस में आप कभी भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यू कैन नॉट यूज फॉर्मूला फॉर सच क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है तो पहले एक चीज छोटी सी समझनी पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन लिखते हैं अपन, तो ये होता है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू H2O। ठीक है, तो यहां पर हमें यूजुअली यहां पर आपको लिक्विड लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये वाटर के फॉर्मेशन की इक्वेशन तो है ही, बल्कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये हाइड्रोजन का कंबशन भी है। सो द सेम वैल्यू इज ऑल्सो फॉर डेल्टा H C0 ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखिए, आपको डेल्टा H C0 ऑफ हाइड्रोजन दिया है, डेल्टा H C0 ऑफ C2H2 दिया है और डेल्टा H C0 ऑफ C2H4 भी दिया है। सो इफ ऑल द थ्री वैल्यूज आर गिवन टू यू, कंबशन है, तो कंबशन का फॉर्मूला अब आप आराम से लगा सकते हैं उस इक्वेशन के लिए। और हमें पता है कंबशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट में C2H2 और H2, तो ये C2H2 रहा और ये H2 रहा। देखो मैंने इनकी वैल्यू सीधे लगा दी, माइनस ऑफ माइनस 363.7। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हेस लॉ का यूज करें। ठीक है, हेस लॉ थोड़ा सा लेंदी होता है, सो मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर दे देता हूं कि हेस लॉ कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो आपको ये चीज क्लिक नहीं हुई कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है ये हाइड्रोजन का है, वाटर का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन का कंबशन एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये क्लिक नहीं हुआ। अब आपको ये क्लिक नहीं हुआ तो आप फॉर्मूला तो लगा ही नहीं पाएंगे। फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको इसका और इसका इक्वेशन लिखना है। तीनों इक्वेशन लिखने के बाद टारगेट इक्वेशन में जो जिस साइड है उस साइड ले लेना है, जिसके जितने मोल है उसके उतने मोल ले लेने हैं। अगर आप इक्वेशन को टर्न करें तो साइन नेगेटिव रखना, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना। और अगर मोल्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एंथैल्पी बीइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर करना। अगर डबल कर रहे हो तो डबल करना, ट्रिपल कर रहे हो तो ट्रिपल करना। ठीक है, तो C2H2 के कंबशन की इक्वेशन लिखोगे C2H2 प्लस O2। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन लिख के CO2 प्लस H2O, यहां पर भी C2H4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस करना है दोनों, और ये तो हमने लिखी दी। तीनों इक्वेशन को साथ रखना, उसमें C2H2 कंबशन का लेफ्ट पे आ रहा है, लेफ्ट पे चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन लेफ्ट पे आ रहा है, लेफ्ट पे चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। C2H4 का कंबशन लिखते समय आप उसे लेफ्ट पे लिखोगे, लेकिन आपको टारगेट इक्वेशन में वो राइट पे चाहिए। इक्वेशन को टर्न कर दीजिए, जैसे आप इक्वेशन को टर्न करेंगे वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। देखिए अल्टीमेटली ये पॉजिटिव में हो गई, तो बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज। तो हेस लॉ की भी बहुत यूटिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस करने में, बट हेस लॉ का यूज तभी करें जब आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचे, फंस जाओ, ओनली देन यू विल यूज दिस। अदरवाइज आई डोंट रेकमेंड कि आपको इसको यूज करना चाहिए हेस लॉ को। हेस लॉ इज अ वेरी लेंदी प्रोसीजर। जहां तक हो सके फॉर्मूले का यूज करें।
आपको नीट में यूजुअली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आगे कराऊंगा जिनमें फॉर्मूले लगेंगे ही नहीं, एक आध क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या है, ठीक है, कैसे करते हैं उसको वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन एंथैल्पीज दी है, तो कंबशन दिया है तो फॉर्मूला कंबशन का लगेगा। रूल यही है, मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था, यहाँ फॉर्मेशन दिया था तो फॉर्मूला फॉर्मेशन का लगाया, यहाँ फॉर्मेशन दिया था तो फॉर्मूला फॉर्मेशन का लगाया, यहाँ पर आपको कंबशन दिया है तो फॉर्मूला कंबशन का लगेगा। इक्वेशन आप फॉर्मेशन की लिखोगे क्योंकि वो आपको पूछा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन CO के लिए होता है C सॉलिड, ये ग्रेफाइट होगा ऑफ कोर्स, इट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये एलिमेंट्स लेने होते हैं जो अपनी नेचुरल और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हो, प्लस एज मच जितना भी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो लेना पड़ेगा, CO बनेगा। इसका एंथैल्पी आपको पूछा है। अब ये तो आगे आपकी इक्वेशन, कार्बन और CO दोनों के कंबशन दिए, ये रहा कार्बन और ये रहा CO। ऑक्सीजन का क्या करें, तो ऑक्सीजन तो कंबशन में यूज होता है, ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता, तो आप इसका डेल्टा HC 0 लेंगे, ठीक है। और कंबशन का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कार्बन सॉलिड इज -383 -373, तो ये -10 किलो जूल इसका आंसर हो गया। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए जो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा इन सभी से अलग है, ठीक है। हो सकता है आपको पहली बार देख के कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। देखते हैं क्या है। When 2 moles of ethane is completely burnt, 3129 kilojule of heat is evolved. Formation of C2H6 और CO2 दिए और वाटर का फॉर्मेशन आपको C2H6 का पूछा है, CO2 और वाटर का आपको दिया हुआ, वैल्यूज दी हुई। चलिए सबसे पहले तो इथेन के 2 मोल बर्न हुए हैं, तो आप इथेन के 2 मोल को बर्न कीजिए यहां पर और देखिए कि इक्वेशन क्या बनती है। तो 2 मोल्स ऑफ इथेन आई हैव टेकन, जब आप इसको बैलेंस करता हूं तो ये इक्वेशन आती है और इसका डेल्टा एच आपको दिया 3129 किलो जूल, लेकिन मैंने यहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हीट इज इवॉल्व्ड और थर्मोडाइनमिक्स का रूल ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम में हीट इवॉल्व हो रही है तो दैट इज अ लॉस टू दैट सिस्टम एंड एनी लॉस टू द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, इसलिए ये -3129 हो जाएगा। अब आप समझना इस चीज को ध्यान से। इस इक्वेशन में ओवरऑल एंथैल्पी आपके पास में है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन आपके पास में है, वाटर का फॉर्मेशन एंथैल्पी आपके पास में है और C2H6 का आपको पूछा है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप एक सिंपल सी चीज समझो, कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया ये वाला, इसमें, ठीक है, और उसमें क्या फर्क है ये मैं बता दूंगा आपको। चलिए देखते हैं, या इसको देख लो, यू कैन रिलेट इट मोर, ठीक है। यहां पर हमें इथीन का कंबशन का एंथैल्पी पूछा है, वहां पर हमें इथेन के कंबशन का वैल्यू दिया है, ठीक है। यहां पर हमें तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी हैं उनकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी है, वहां तीनों की नहीं देकर 2 की दे दी और 1 की आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला तो जो यहां लगा है वही लगेगा, फर्क क्या है, अननोन वैल्यू अलग है। आपको ओवरऑल एंथैल्पी दे दी है और किसी एक के फॉर्मेशन की हटा ली है, उसी को आपको निकालना है। यहां आपको क्या किया है, तीनों की फॉर्मेशन देकर ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछा, वहां आपको तीनों का फॉर्मेशन वैल्यू नहीं दिया, तीनों में से एक वैल्यू आपसे पूछ ली और ओवरऑल दे दिया। यानी आपके पास में यहां पर चार चीजें थी, उनमें से एक अननोन था। 4 चीजें थी, क्या क्या, फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 H2O एंड द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। उन 4 में से व्हाट वाज नॉट देयर, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये आपसे पूछ लिया, ये 3 दे दिए। अब आओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में भी आपके पास 4 चीजें हैं, C2H4 का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन, H2O का फॉर्मेशन एंड ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब इन 4 में से एक अननोन जो है इस बार, वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नहीं होकर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो फॉर्मूला तो फॉर्मेशन का ही लगाना पड़ेगा। आप इसको भी एस लॉ से कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने जैसा आपको बोला इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। तो फॉर्मेशन की इक्वेशन लगाएंगे
तो ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O माइनस 2 टाइम्स C2H6। 4 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O माइनस 2 टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ C2H6। ये ही आपको पूछा है। फॉर्मेशन की इक्वेशन लगाइए। फॉर्मेशन की इक्वेशन होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको सारी वैल्यूज दी हुई है। ये जो वैल्यू है इसको मैंने x मान लिया, तो देखिए यहाँ -2x आ गया। व्हेन यू सिंप्लीफाई द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 कम्स आउट टू बी -83.5 किलोजूल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फॉर्मेशन और कंबशन से पूछे जाते हैं। मॉड्यूल और रेस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कीजिए। वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस in the next session.